वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर उपस्थित हैं सैडलर आयोग 1917 को लेकर के। इससे पहले हमने गोखले बिल पढ़ा, हंटर आयोग भी पढ़ा। गोखले बिल जो था वो आपका प्राथमिक शिक्षा के ऊपर था और अनिवार्य शिक्षा के लिए, और इसके बाद जो है ये सैडलर आयोग है 1917। इसमें 5 फरवरी सन 1912 को जो जॉर्ज पंचम थे उस समय, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का उजाला फैल जाए और यह उजाला ऐसा हो कि व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्ति जीवन की जो बारीकियाँ हैं उसे सीख ले। ये चीज़ उनकी जॉर्ज पंचम की थी। वास्तविकता में जो शिक्षा थी, जो शिक्षा का स्तर था वो हमारा वैसे पूर्व समय में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ आक्रांताओं और इन सब के आने के बाद में थोड़ा शिक्षा का स्तर कम हो गया और जो व्यक्ति थे या जो जन साधारण थे वो जो है शिक्षित नहीं हो पा रहे थे। जन साधारण से शिक्षा जो है वो बहुत दूर हो गई थी। तो जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों के भी आगमन के काफ़ी समय के बाद में और शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हुई, थोड़ा जागरण शुरू हुआ, तो उसी के आगे जब हम चले तो 1917 में सैडलर आयोग बनाया गया। ये जो सैडलर आयोग था इसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसे क्यों जानते हैं? उसका कारण है कि जो इस आयोग का जो गठन किया गया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए ही किया गया था, उन्हीं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। और इस आयोग में कुल मिला के अगर देखा जाए तो 6 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे और बाकी के 5 सदस्य। 5 सदस्यों में एक तो डॉक्टर ग्रेगरी थे, डॉक्टर फिलिप हर्टांग थे, प्रोफेसर रेमजे म्योर थे और बंगाल के शिक्षा संचालक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे और उत्तर प्रदेश बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये 5 सदस्य इसमें थे। और जो इन अध्यक्ष के रूप में जो छठे सदस्य थे वो थे लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर। अब चूँकि अध्यक्ष माइकल सैडलर थे, इसके कारण इसको सैडलर आयोग के नाम से भी जाना गया। इस आयोग ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके 17 माह के अंदर वह 17 माह के बाद में इन्होंने क्या किया कि मार्च 1919 को अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी मार्च 1919 को, और वो जो रिपोर्ट थी वो 13 भागों में विभाजित थी। कुल उसके 13 भाग थे। ये तो थी उनकी सैडलर कमीशन जो आया था, और ये सब चीज़ें उसमें बताई। चूँकि वो उसमें सैडलर उसके अध्यक्ष थे इसलिए इसको सैडलर कमीशन के नाम से जाना गया। और चूँकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना गया। अब इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव और क्या क्या सिफारिशें थी जो आपके आगे दी गई हैं। सैडलर आयोग ने जो 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की जो थी वो निंदा की थी। जो 1904 में अधिनियम बना था उसकी निंदा करी और उसके द्वारा जो अपने द्वारा जो सुझाव दिए वो अलग थे। सबसे पहला जो सुझाव था वो ये था कि इंटर और उत्तर मध्य परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा माना जाना चाहिए। यानी जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी और जो माध्यमिक शिक्षा थी उसके मध्य का जो था वो इंटर या उत्तर मध्य परीक्षा को मानना चाहिए। दूसरा था जो स्कूली शिक्षा थी वो कुल मिला के 12 वर्ष की होनी चाहिए, जो पहले नहीं थी। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। थर्ड था उनका ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया गया था जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाएं। यानी शिक्षा जो संस्थाएं थी वो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, या बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो इंटरमीडिएट हैं वो महाविद्यालय कहलाएं। इंटरमीडिएट महाविद्यालय के नाम से उनको स्थापित किया जाए। और ये जो महाविद्यालय हैं वो चाहे तो स्वतंत्र रहें और या फिर वो हाई स्कूल से संबद्ध हो जाएं, हाई स्कूल से संबद्ध हो जाएं या फिर बिल्कुल फ्री रहें। चौथा था इन संस्थाओं के प्रशासन हेतु माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। उससे पहले कोई बोर्ड नहीं था तो उन्होंने इन दोनों बोर्डों की सिफारिश की थी, माध्यमिक की और उत्तर माध्यमिक की। पाँचवा था इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। यानी इंटरमीडिएट कर लिया, पहले तो 10+2 का सिस्टम जो है बाद में आया था, पहले इंटरमीडिएट का ही था। तो इंटरमीडिएट कर लिया, उसके बाद में जो स्नातक स्तर की जो ग्रेजुएशन है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए, ना कि 2 या 1 वर्ष की। ठीक है।
अगला, आयोग ने पास तथा ऑनर्स व साधारण तथा प्रवीण्य पाठ्यक्रम शुरू करने का भी सुझाव दिया था। यानी पास करने का या ऑनर्स का या फिर साधारण का और या फिर प्रवीण्य पाठ्यक्रम, जो कहते हैं ना कि बच्चों के IQ लेवल के अकॉर्डिंगली उन्होंने इसको शुरू करने का सुझाव दिया था। 7वां था विश्वविद्यालयों में अधिक सख्त नियम न बनाने का सुझाव। बहुत अधिक सख्ती ना की जाए विश्वविद्यालयों में, जैसे इंटर कॉलेजों में की जाती है कि यूनिफॉर्म में आना है, कि डिसिप्लिन में रहना है, कि हर लेक्चर अटेंड करना है, चाहे मन है चाहे नहीं है। तो उस चीज़ से उन्होंने फ्री रखने का सुझाव दिया कि बहुत अधिक सख्त नियम ना हो विश्वविद्यालयों में, जिससे कि छात्रों को पढ़ने में असुविधा हो। अगला पॉइंट था उनका, प्राचीन संबद्ध विश्वविद्यालय की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। एकात्मक स्वरूप के हों या फिर स्वायत्त आवासीय हों, अपने निजी आवासीय हों। 9वां था, आयोग ने ढाका व कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग की, जो विश्वविद्यालय अब पढ़ाने वाले जब तक नहीं होंगे, और पढ़ाने वाले तभी उपस्थित होंगे जबकि उनके लिए उचित शिक्षा होगी, उनके शिक्षा विभाग होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, और प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा विभाग की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने इस चीज़ का सुझाव दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी शिक्षा विभाग खोले जाएं। अगला पॉइंट था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यभार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। हाँ, अकेले कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरा कंट्रोल हो रहा था, तो उसे पूरे को कंट्रोल ना करने की बजाय उन्होंने क्या कहा कि एक और विश्वविद्यालय जो एकाकी विश्वविद्यालय हो, जो कि ढाका में स्थापित कर दिया जाए। अगला पॉइंट था, आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज खोले जाने पर भी सरकार का ध्यान खींचा। यानी केवल एक एकेडमिक एजुकेशन ना रह जाए, केवल एक कहते हैं ना शिक्षित ही ना होकर के रह जाए, बल्कि व्यवसाय भी कुछ ऐसा खोल सके अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में, जिससे कि वो अपने आजीविका चला सके। तो इसको और भी ध्यान खींचा गया। अगला पॉइंट था, आयोग द्वारा बालिका शिक्षा में सुधार करते हुए, बालिकाओं की शिक्षा में कोई सुधार नहीं था इससे पहले, तो उनकी शिक्षा में सुधार करते हुए क्या किया, स्त्री शिक्षा की विशिष्ट परिषद की नियुक्ति की हैं, और बालिकाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा, शिक्षिका शिक्षा यानी शिक्षक बनने की शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा टेक्नीशियन, और गृहशिल्प यानी घर के कामों की या घर में जो सजावट का काम है, गृहशिल्प होती है सजावट वगैरह का जो काम है, उनकी शिक्षा, इस तरीके के उनके पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सिफारिश की गई और उनमें प्रवेश लेने की सिफारिश की गई थी। अगला पॉइंट था आखिरा कि सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी स्थापना की गई थी। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो सुझाव और सिफारिश के थे जो सैडलर आयोग में दिए गए थे। इसके बाद आता है आयोग का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करने के लिए क्या होता है कि उसके गुण भी मालूम होनी चाहिए और दोष भी। तो इसके अंतर्गत गुण क्या थे, सबसे पहले गुण देखते हैं कि इसके विशेषताएं क्या थी। गुण क्या थे, वो ये है कि पहला नंबर था कि विश्वविद्यालयों से सरकारी नियंत्रण कम होने के कारण अब वे केवल सरकारी विभाग मात्र नहीं रह गए थे, ना रहे, मतलब केवल सरकारी विभाग नहीं रहे बल्कि और भी उसमें काम होने लगे। तो सरकारी, क्योंकि सरकारी नियंत्रण कम हो गया था। दूसरा है आयोग की सिफारिशों के कारण विश्वविद्यालय केवल परीक्षण संस्थाएं न रहकर अध्ययन अनुसंधान केंद्र बन गए। केवल ये नहीं कि परीक्षा ले ली, परीक्षाएं करा दी, काम खत्म हो गया, इसके अतिरिक्त भी उनके यहाँ क्या था, अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च का काम शुरू हो गया था। थर्ड था पाठ्यक्रम में प्राविधिक व व्यावहारिक शिक्षा को स्थान मिलने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षा जीवन उपयोगी बन गई थी। यानी पहले तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया था, बाद में इस आयोग के बाद में इस पर जोर दिया जाने लगा। तो जो विश्वविद्यालय की जो शिक्षा थी वो जीवन के लिए उपयोगी हो गई थी, क्योंकि उसके बाद में व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई कार्य कर ही लेता था। अगला पॉइंट था गुण का कि विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन में शिक्षकों का अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के कारण उसको अधिक जनतंत्रीय बना दिया गया था। शिक्षकों का प्रशासन के अंतर्गत जो थे वो शिक्षक ही प्रशासन को संभालते थे, तो वो अधिक से अधिक जनतंत्रीय हो गई थी, जनता के पास पहुंचने लगी थी। पांचवा पॉइंट यह छात्रों के स्वास्थ्य, निवास स्थान आदि की व्यवस्था के सुझाव प्रस्तुत कर उनके सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान दिया गया था। उस समय पे स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया गया, उनके निवास स्थान की भी व्यवस्था का ध्यान दिया गया। छठा पॉइंट है अंतर विश्वविद्यालय बोर्डों की स्थापना करने से
सभी विश्वविद्यालयों को शिक्षा संबंधी समस्याओं पर एक साथ मिलकर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी पहले तो एक ही विश्वविद्यालय था जिसके कारण सब कुछ चलता था, लेकिन फिर बाद में क्या करा, थोड़ा अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड खोल दिए गए, जगह जगह बोर्ड खोल दिए गए, तो और उनका संचालन फिर एक विश्वविद्यालय से होने लगा। तो उस समय में क्या था, वो सब अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के साथ मिलकर के करने लगे। अब इन सब खूबियों के बावजूद भी इसके अंतर्गत कुछ दोष थे, जो बुराइयां थीं वो क्या थी, वो ये हैं। पहला नंबर, माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण सरकार के हाथ से लेकर माध्यमिक परिषदों में हस्तांतरित करने का सुझाव समय से पूर्व था। यानी वो समय से पूर्व कर दिया गया, उस समय तक उस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, जबकि उस चीज़ को पहले ही पूरा कर दिया, उसे बाद में उसको लागू किया जाना चाहिए था। सेकंड नंबर है, इंटरमीडिएट कॉलेज की पृथक स्थापना का प्रयोग जो था वो बहुत महंगा हो गया। अलग से इंटर कॉलेज, उसमें ये कहा गया था कि या तो वो हाई स्कूल से अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं और नहीं चाहें तो अपना सेपरेट भी रह सकते हैं। तो उस कारण क्या था, जो सेपरेट करे गए थे वो बहुत महंगे हुए रहे और आगे चल के धीरे धीरे बंद हो गए। चौथा पॉइंट था, भारत जैसे देश में आवास विश्वविद्यालय की जो स्थापना का सुझाव था वो बेकार रहा। बेकार क्यों रहा? क्योंकि जनता इतनी गरीबी में थी, उस पर इतना धन नहीं था कि अपने बालकों को या उनको वो जो है बालकों को वो आवासीय विश्वविद्यालय में रख सके। तो ये चीज़ जो थी ये जनता की सामर्थ्य के बाहर थी। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट, अंतिम पॉइंट क्या था दोष का, वो ये था कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करने का जो विचार था वो उत्तम तो था, लेकिन उस समय तक वो अव्यवहारिक था, व्यवहारिक नहीं था, वो अव्यवहारिक था। तो ये था हमारा सैडलर आयोग। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।